भी SN1 रिएक्शन नहीं होती, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी तीनों में SN1 होती है, लेकिन पता बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी आई? लास्ट में। क्यों? इथाइल कार्बोकेटाइन तो ये होता है, ये इतना स्टेबल थोड़ी ना होता है। आइसोप्रोपाइल इसको बोलते हैं, ये भी इतना स्टेबल नहीं है। दोनों के अंदर प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन प्ले कर रहा है, लेकिन जो लास्ट है ना, बेंजाइल, इसमें रेजोनेंस प्ले कर रहा है। दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव क्लियरली कंजुगेशन है, इसमें रेजोनेंस प्ले कर रहा है। तो ये नो डाउट एक्सक्लूसिवली SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। इज इट क्लियर? बाकी SN2 कर सकते हैं, SN2 ये भी कर सकता है, ये भी थोड़ी बहुत ये भी कर सकता है, लेकिन मेनली SN1 शो करता है एज अ कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल। इट इज क्लियर? तो ये मेन पॉइंट है। देखो एक न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है स्ट्रेट, इसको ट्राई कर। देखो जरा ध्यान देना सब लोग। आपके पास एक सॉल्यूशन है KCl का, रोटेशन को बताइए। सॉल्यूशन है सेंटीमोलर। सॉल्यूशन कैसा है? सेंटीमोलर। एक बात इंटरेस्टिंग है, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमारे पास है, इसे कापा कहते हैं। दैट्स अ कंडक्टिविटी 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इज इट क्लियर? Yes. इसका रेजिस्टेंस हमारे पास 60 ओम है, 60 ओम। और हमें निकालना है सेल कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, देखिए स्टेटिक रिलेशनशिप होता है, फिर वो कापा इक्वल टू जी जी स्टार। पढ़ा है कभी आपने? Yes. कापा इक्वल टू जी जी स्टार। इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये प्योर फॉर्मूला है, चलो बहुत सिंपल है। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इसका रेसिप्रोकल करके बन जाता है 1/r 1/रो into 1 upon L by A. This is what conductance. This is what conductivity. This is what cell constant. That's why kappa is equal to G G star. अब देखो आपके पास सब कुछ तो है, kappa वैल्यू आपके पास है, G is what 1/r, और यहां से आपको G स्टार निकालना है। Just cross multiply, you will get the answer. Agree? Purely formula base. देखो एक अल्टीमेट टॉपिक है, इट्स अ ग्रेट ग्रेट टॉपिक, इसका क्वेश्चन ही पक्का आएगा। इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, केमिकल बॉन्डिंग आती है MOT। चलो इट्स ओके। एक और क्वेश्चन आपने मार्क कर रखा है, ये तो नहीं करना। एक और दिखाओ। ये वाला 78 और 8। देखो टू मोर क्वेश्चंस है। द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय, यार इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यार ये हाइड्रोलिसिस कैसे करता है? बाय SN1 मैकेनिज्म या SN2? देखिए आपको पता है, देखिए सुनिए सुनिए, जब कहते हैं ना हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस तो SN1 तो होती है। हाँ। और क्या? Yes, sir. यू नो हाइड्रोलिसिस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर, ऐसा वीक न्यूक्लियोफाइल तो SN1 कहना चाहिए, दोनों नहीं कहेंगे SN1। SN1 सर शायद दूसरा गलत कर रहे हैं लोग, SN1 से करना पड़ेगा। मैंने SN1 ही मार्क कर लिया था, पर इसका आंसर ऐसे लो हाँ वो मैंने इसका ये दे रखा था आंसर। SN1 कहना चाहिए, बिकॉज आपने हाइड्रोलिसिस वर्ड बोल दिया। हाँ। दैट्स बेटर है। देखिए क्वेश्चन, Yes, sir. the minimum voltage required to bring about the electrolysis of 1 m copper sulfate solution at the Stelman level. देखो यार इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि ना गुड क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, देखो जरा ध्यान देना, देखो बड़ा सरप्राइज सा क्वेश्चन, इसको बेटर नोट भी कर लो, आप लिख लो इसको। द मिनिमम voltage required, the minimum voltage required to bring about the electrolysis of, the minimum voltage required to bring about the electrolysis of 1 m copper sulfate solution is, the minimum voltage required
to bring about the electrolysis of 1 m copper sulfate is to bring about the electrolysis of 1 m copper sulfate is जो कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है नोट करो इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन है देखो इसकी लैंग्वेज समझना है देखो ये वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है और इसके बेसिस से पता लगाना है कि हमें कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है देखो पहले मेरा मीनिंग समझो चलो करें स्टार्ट मेरे पास ना 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये जो ना इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है इलेक्ट्रोलिसिस क्या ना इलेक्ट्रोलिसिस में कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अब जरा सुनना पहले ध्यान से एक मिनट इजी गोइंग आपको इसके इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा पता है जब इसमें करंट पास करते हैं तो यहाँ आयन से ब्रेक हो जाता है वेल नो ये आयन कहाँ पे जाते हैं कैथोड वैसे तो इस आयन के साथ वाटर इंटरफेयर करता है बिकॉज वाटर चाहता है मेरा रिडक्शन हो ये चाहता है मेरा रिडक्शन हो लेकिन इसका रिडक्शन पहले हो जाता है क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है ये स्टोरी आपको आती है कुछ इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है जो सीरीज में नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल लो मतलब आप इतनी वोल्टेज से इसको डिस्चार्ज कर दो कम होता पॉइंट इतनी वोल्टेज से इसको डिस्चार्ज कर दो ऐसी क्वेश्चन एनोड पे होती है एनोड पे ये पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वाटर इससे पहले हो जाता है बिकॉज वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और वाटर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है लाइक इन दिस स्नाइल देखो वाटर इजीली ऑक्सीडाइज हो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ये प्रोसेस चलता अब नोटिस करा कुछ वोल्टेज आपकी यहाँ पे कंज्यूम हुई कुछ यहाँ पे वोल्टेज कंज्यूम हुई तो नेट वोल्टेज कितनी खर्च हो रही है मेरा व्यू कहता है अब इसका सेल पोटेंशियल है ई नोट से एक मिनट चलो सोच लेता हूँ पहले कुछ वोल्टेज आपको यहाँ पे कंज्यूम करनी पड़ी कुछ यहाँ पे कंज्यूम करनी पड़ी पहले केस में कितनी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है ये अब दूसरे केस में आपकी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है ये तो नेट नेट कंजम्पशन कितनी रहेगी इक्वल रुकेगा या दोनों को प्लस कर दे तो नेट वोल्टेज माइनस में आएगी है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नेट वोल्टेज कितनी खर्च करनी पड़ेगी एक वोल्टेज आपकी यहाँ पे कंज्यूम होगी इसको रिड्यूस करने में और यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज होगा तो वहां पे वोल्टेज क्रिएट होगी बेसिकली पोटेंशियल क्रिएट होगा दोबारा देखते हैं क्योंकि लैंग्वेज बड़ी सरप्राइज है कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रिडक्शन करना है रिडक्शन पोटेंशियल basically the potential required to reduce it that's the potential required to oxidize it so what's net potential you are using देखो पता मेरा व्यू क्या कहता है देखो मैं आपको इसका आंसर आपके इसका आंसर है हाँ कोई बात नहीं आप दोनों को ऐड कर अभी आप दोनों को ऐड करके ये आंसर रिपोर्ट कर देखो मैं बताता हूँ रीजन के ये जो प्लस माइनस साइन है ना इसको अभी आप मत कंसिडर करो आप ऐसे करो जब रिडक्शन किया तो आपने पोटेंशियल खर्च किए जब ऑक्सीडेशन हुआ तो आपने पोटेंशियल खर्च किए तो व्हाट्स द नेट कंजम्पशन दोनों को ऐड करो ओके दोनों को ऐड कर दो देखो व्हाट द आंसर है डोंट वरी हमारा आंसर भी ठीक आ जाएगा आई थिंक ए इज आंसर 1.57 प्रॉब्लम देखो मैंने इस क्वेश्चन को भेजा था मैं सोचूंगा बताऊंगा इसके बारे में मेरे लिए भी एक थोड़ा सा ये ट्रिकी सा पॉइंट हो रहा है कि हाउ मच पोटेंशियल रिक्वायर्ड ओवरऑल पोटेंशियल रिक्वायर्ड मैं बताता हूँ इसके बारे में ना नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा मैं इसको डिस्कस करूंगा ले लिया मैंने क्वेश्चन ना मेरे पास रहेगा ये ओके नीचे वाला ढूंढ ये तो बहुत इजी है इसमें ना हमें दो कॉम्प्लेक्सेस की शेप निकालनी है हाँ तो कोई बात नहीं देखो देखो बच्चे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं इनकी शेप निकालना तो बहुत आता है
ये दो बड़े फेमस कॉम्प्लेक्स हैं निकल के, NiCO होल 4 और NiCN होल 4 2 नेगेटिव। देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की आपको शेप निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे आप, देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। शेप निकालने का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पहले मैं निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, दैट इज कम टू द जीरो। कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन में 3D8 4s2 आएगा। ये D8 की सिचुएशन होती है और 4s0 वेरिएबल, दैट्स अ 4s2। आपको एक बात मालूम होगी शायद, एज अ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं, तो बैक पेयरिंग टेक्स प्लेस। देखो इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग कर होती है, लेकिन एक बात आपको मालूम है, ये वाला पेयर ही पीछे ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बिना की बात नहीं है, एक्चुअली पता क्या होता है, 3D की एनर्जी 4s से कम होती है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जानबूझ के 3D में जाना प्रेफर करता है, जिससे अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। या आपकी ट्रिक मान लेते हैं कि बिना इसके तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, जबकि रियलिटी ये है, यहाँ पे एनर्जी गैप स्मॉल होता है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंच के स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, तो दैट्स व्हाई ये पेयर पीछे चला जाता है। अब क्या हुआ, ये पूरा डीप पैक हो गया, यहाँ पे तो कोई फ्री स्पेस नहीं बचा। अब मेटल को तो 4 लाइगेंड से बॉन्डिंग करनी है, तो मेटल क्या करने वाली है, 4 ऑर्बिटल का सेट बनाइए, एक एस और 3 पी, इन चारों को मिला के एक सेट बनाइए। सबका नाम क्या आएगा, sp3 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 sp3। सबके अंदर एक पेयर सेटल हो जाएगा, तो व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म टू बी sp3 एंड शेप इज टेट्राहेड्रल। ये आएगा पक्का नीट के अंदर, गारंटी से क्वेश्चन है। और इसके बारे में बताऊं, यहाँ पे निकल +2 स्टेटमेंट, +2 का मतलब वो 3D8 है लास्ट में। बैक पेयरिंग यहाँ पे भी हो रही है, बैक पेयरिंग यहाँ पे भी हो रही है, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मालूम हो शायद, देखो बैक पेयरिंग यहाँ पे भी हो रही है, ये लोग बैक पेयरिंग कर दी नेचुरली। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2, आपको मालूम होगा शायद DsP2 शेप इज स्क्वायर पे ना, yes, बस इसके अंदर ये एडिशनल स्टेप है, एस वाले को पीछे जाना पड़े। तो यहाँ पे sp3 शेप इज टेट्राहेड्रल, यहाँ पे DsP2 शेप इज स्क्वायर पे है। इज इट क्लियर? और बताइए, और जो किसी को पूछना पहले पूछ लो। see, हम्म, पर जब इसमें HNO के साथ हमें रिएक्ट करा है तो फ्री रेडिकल से होगी ना रिएक्शन। ऑब्वियसली थियोरेटिकल से होगी, नहीं इससे पता है एक्चुअली क्या हो रहा है, बैठो। हाँ, कंसिडर द अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट एक्सेस। देखो मेरे पास एक स्पीशी है C7H5O2 होल्ड वाइज। अब इसमें लाइट पास करते हो, लाइट पास करने से तो एक तो एक्स बनता है, एक फिनाइल रेडिकल बनता है, एक CO2 बन जाती है, तीन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, CO2 के दो ही बनते हैं फिनाइल। कंसिडर द अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट एक्स। एक्स को आइडेंटिफाई करना, हु इज एक्स। चलो अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बेसिस पे ना इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कहते हैं जैसे ये कौन हो सकता है, इसका पता लगाते हैं। इससे मेरे को हिंट कर दिया, इसमें बेंजीन रिंग होगा पक्का। लो मैंने बेंजीन रिंग ले ली, बाद में CO2 बन रही है, तो हम लोग काम करते हैं CO को भी ले लेते हैं ऐसे, एक इस तरह कैसे लेते हैं। अब ये पता क्या बन गया, C7H5O2। अब यहां से देखो C7H5O2 है, yes, ये भी ऐसे ही होल्ड वाइज, ये हमने ऐसे ही बना दिया, ये तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये तो C7H5O2 आप तो यही फिनिश हो गया। अब अगर वो लोग, देखो मैं बताऊं इस क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट है। ओहो, मिसप्रिंट नहीं, ये एक्स से आगे बन रहा है, एक्स से आगे, एक्स प्लस दिस नहीं है, उस एक्स ने ये बनाया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई 100% लाइट ने क्या किया होगा, लाइट ने यहां से बोल तोड़ा हो, दोनों बन गए फ्री रेडिकल्स, बन गए ना, ये भी फ्री रेडिकल वो भी फ्री रेडिकल। फिर इसमें से कौन निकला है, इसमें से CO2 चली गई, इट्स इंटरेस्टिंग, तभी तो बना। ये एक्चुअल सी बात है, एक्स कौन है, दिस इज एक्स, yes, ये एक्स है, बेंजॉक्सी बोलते हैं इसको, तो क्लियर क्या थे, yes. और फिनिश। तो आपका आंसर यही बैठेगा, लास्ट वाला बेस्ट आंसर।
सर हम्म, 8889 देखो 3-4 डाउट्स हो रहे हैं इनके बस में। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग के पास एक कंपाउंड है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखो मैं सीधा इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दैट्स 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। पता है इसको रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं? इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विद इथेनॉल। विद इथेनॉल रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। यानी क्या बनेगा इसके अंदर? इसका रिजल्ट पूछा मैं। कह रहे इसका रिजल्ट बनता है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका आंसर ये रिपोर्ट कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी नॉलेज से पता लगाते हैं कि ये रिजल्ट सही बना नहीं बना। चलो पता लगाते हैं रिजल्ट सही है नहीं। अब बता सकते हो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? कुछ भी यार नहीं, वो तो बस सच है, HBr निकल गया वो सिचुएशन, इसका मतलब सही है आपके अकॉर्डिंग। रॉन्ग, ये सही नहीं है। देखो मैं कन्विंस करता हूँ इस पे क्या फॉल्ट है। आपको पता है ये रिएक्शन किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है? इसका टाइप बताओ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इम्पॉसिबल। This cannot be electrophilic substitution as this carbon needs nucleophile. And that's a nucleophile. It's a nucleophilic substitution. But it is not sufficient to say. It has types SN1, SN2. तो ये बताओ कौन है SN1, SN2? How can you say SN1? बात ये नहीं है। एक मिनट, ये तो जरूर पड़ा कि कार्बोकोटाइन के बेसिस पे आप कहेंगे। मैं नहीं बनाता कार्बोकोटाइन, सीधा अटैक करा दूं फिर तो SN2 बन जाएगी। इजी करो। क्या हो गया? अल्कोहल से क्या इंडिकेशन मिला? अल्कोहल से हमेशा SN1। ये तो कोई बात नहीं है। हमें भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। इज दिस SN1 और SN2? सर इसमें हाई डायरेक्शन को मैडम पहली बात तो ये डिसाइड करना कि SN1 है SN2 है। Excuse me. देखो ये रिएक्शन 100% SN1 है। रीजन दोनों क्या है? एज न्यूक्लियोफाइल इज वीक। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये चार्जलेस है ना। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसको आने में टाइम लग जाएगा। और जब ये आने में टाइम लगाएगा इतने में ये यहाँ से भाग जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? कार्बोकोटाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता तो वो एकदम से अटैक कर देता। वो भागने का टाइम देता ना, कार्बोकोटाइल ना बनता। ये रिएक्शन गारंटी से SN1 है एज न्यूक्लियोफाइल इज वीक। अब सुनो, यहाँ पे कार्बोकोटाइल बना। अब ये कार्बोकोटाइल है खुद को रीअरेंज करने वाला है बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और जैसे ही खुद को रीअरेंज करेगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता ना। इसका मतलब आपका एसेशन रॉन्ग, आपका स्टेटमेंट वन रॉन्ग। इज इट क्लियर यू? अभी एक बात और है, 1,4 हाइड्राइड शिफ्ट अकर्स एंड फॉर्म्स एन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हाउ कैन बी दिस? 1,4 हाइड्राइड तो होता ही नहीं है, 1,2 हाइड्राइड इज गोइंग ऑन हियर। तो बोथ कैन बी इनकरेक्ट हियर। सेकंड मस्ट बी द आंसर। व्हाट्स गिवन? हाईलाइट थर्ड हाईलाइट कर रखा है आपने तो। नहीं, इसमें ब्लू पेन से थर्ड नहीं नहीं। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, जो रेड पेन से हाईलाइट हुआ हुआ है। बट यू नो, सेकंड तो 100% इनकरेक्ट है, बिकॉज 1,4 हाइड्राइड शिफ्ट इज नथिंग। बोथ आर इनकरेक्ट। अदरवाइज यू कंसिडर 1,2, देन यू कैन से सेकंड इज करेक्ट। तो मिस्टेक दोनों में है ना। एटलीस्ट अवर फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट मस्ट बी क्लियर कि SN1 है या SN2। या वीक न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज फेवर SN1। वो देर नहीं नहीं, ये नहीं।
वो देर से आता है, दैट्स व्हाई कार्बोकेटाइन फॉर्म्स, एंड दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकेटाइन, इट मे रीअरेंज, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस है। और बताओ, सर एक क्वेश्चन देखो, ग्रेट क्वेश्चन हो, सुपर्ब क्वेश्चन। देखो देखो, एक मिनट ध्यान देना। In an irreversible process taking place at constant temperature pressure, and it is the only pressure volume work is being done. Change in Gibbs energy and change in entropy satisfy the criteria. Okay, एक process ना irreversible हो रहा है, irreversible. Irreversible, you know very well, it occurs in the one direction. You say, you know very well, a statement in thermodynamics: all natural processes are irreversible. One direction process. तो वो आपसे ना ऐसी कंडीशन पूछ रहे हैं। देखो सीधी सी बात, डेल जी, जिसको डेल्टा जी भी कहते हैं, at constant temperature pressure must be negative, yes sir yes and entropy at constant u and v must be positive. देखो, एक सिस्टम की टेंडेंसी क्या होती है? टू रिड्यूस इट्स फ्री एनर्जी yes sir एंड टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी। and that रैंडमनेस बढ़ाना उसको अच्छा लगता है, तो जिस साइड रैंडमनेस बढ़ रही है वो उधर जाना प्रेफर करेगा। yes sir ये कंडीशन होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। इसको ऐसे लर्न कर लो, एसयूवी, एसयूवी गाड़ी होती है, एसयूवी कार्स, एसयूवी, दैट्स अ जीटीपी, जीटीपी, ये कंडीशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, जीटीपी एंड एसयूवी। आई थिंक क्लियर यू, अवर फर्स्ट आंसर मैच्ड है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस। ये कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है, कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है। इट्स नॉट नेसेसरी कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी मींस कांस्टेंट टेंपरेचर, वो तो आइडियल गैस के लिए होगा। और इंटरनल एनर्जी तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या पता वो अमाउंट की बात भी कर रहे हो। ओके, तो एसयूवी, जीटीपी, गिब्स एनर्जी रिड्यूस करनी है, एंट्रोपी इंक्रीज करनी है। एक और देखो, ग्रेट क्वेश्चन है, यू नो एल्डोल कंडेंसेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल, एल्डोल से प्रॉब्लम आएगी। thank you देखो, हाँ 91, 91 में क्या हो रहा है, हमारे पास एक कीटोन है, ये कीटोन रिएक्ट कर रहा है विद yes एल्डिहाइड, और देखो इनकी रिएक्शन से ना एक कंपाउंड बन गया, दैट्स एल्डोल। दिस रिएक्शन इज एल्डोल बेसिकली बिकॉज रिजल्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। सुना आपने, बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इज अ रिजल्ट ऑफ एल्डोल। दिस एल्डोल itself, it's a beta hydroxide derivative. The question is here, the above aldol condensation does not involve the formation of, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, रिएक्शन गोइंग ऑन इन द एसिडिक मीडियम। देखो आपके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसा आप नीट एस्पिरेंट है, आपको तो एनसीईआरटी से कराते हैं कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में नहीं, बेसिक मीडियम में होती है। आपके नोट्स में लिखा है डाइल्यूट एल्कली, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन रिएक्शन एसिडिक मीडियम भी हो सकती है। एल्डोल दोनों मीडियम में होता है। अब वो यही पूछ रहे हैं कि एल्डोल तो हो गई, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। अब देखो मैं इसका मैकेनिज्म क्लियर करता हूँ, रिएक्शन कैसे कैसे की। देखो इसका प्रोसेस करो, व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, पहले ही जो H पॉजिटिव होता है ना, ये O के ऊपर अटैक करने जाता है, ठीक, और पर्टिकुलरली किस O पे जाएगा, इस पे चला गया। ये हमारे साथ का हाँ जी, आंसर सीधे रिस्पेक्ट करना हाँ वो आंसर है, इसलिए मैं उसके बारे में ये बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक चले गए। yes यू नो इसके होने से क्या हुआ, ऑक्सीजन बिकम्स मोर विथड्रॉइंग, तो इस कार्बन को ना इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। देखो अब इस कार्बन पे कैसे अटैक होता है, ये हमारे पास कीटोन है, हमें पता है इस कीटोन की प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रोटोमेरिज्म अलाउड है, इससे अपने आप को इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो इसे इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इज इट क्लियर? yes अब जैसी इनोलिक फॉर्म बनती है, देखो डबल सिंगल नोट पे कॉन्जुगेशन है ना, ये पेड़ यहाँ ट्रांसफर होता है और ये पूरा पेड़ इस कार्बन में ट्रांसफर हो जाता है। ये वाला देखो, जैसे इसने पेड़ आगे ट्रांसफर किया, कार्बन की वैलेंसी खराब हो गई, कार्बन ने यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ा और वो पाई बॉन्ड पूरा का पूरा यहाँ पे एक बॉन्डिंग कर लेता है। इन दिस मैनर बीटा हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव फॉर्म्स। ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, वैसे तो उम्मीद कम है क्योंकि आपके नीट के सिलेबस में एसिडिक वाला केस ही नहीं है, बट ये इस तरह से होता है। अब वो यही पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स नहीं हुए,
कौन कौन से स्पीशी नहीं बने, जैसे ये स्पीशी कहीं से भी नहीं बने, क्या ये वाला स्पीशी कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, सोच के बना, क्या इस रिएक्शन में ये स्पीशी पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं। एज अ नेगेटिव चार्ज इज देयर। ये तो बेसिक मीडियम में होता है कि बेसिस के एच प्लस को छीन लेता है, या तो मीडियम ही एसिडिक है। देखो ही कोई एनायन थोड़ी ना बन रहा है, इसमें एनायन नहीं बन रहा है, रिएक्शन गोइंग ऑन थ्रू कैटायन, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं है। छोटा तो कार्बन है वो। नेचुरल, वो तुम कंसिडर करते, देखो अब आपके सामने ये है, दैट इज पार्टिसिपेटिंग, दैट इज पार्टिसिपेटिंग, यू कैन से एटलीस्ट इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट इज नो वे, आप ऐसे पता लगा सकते हो। और एक ये स्पीशी भी नहीं बन रहा, देखो अगर आप इसको देखते हो, ये स्पीशी भी नहीं बन रहा, ये कहाँ बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा, एच प्लस गया ही सो ओके बस था, ओके ये भी नहीं बन रहा ना, कहीं बना देखो आपके सामने, तो आप पता लगा लो कौन कौन नहीं बन रहा। इज इट क्लियर? ऐसे इस क्वेश्चन के आने की होप कम है, बिकॉज दिस रिएक्शन गोइंग ऑन इन द एसिडिक मीडियम, और आप नीट वाले सारा काम बेसिक मीडियम में कर रहे हो एल्डोल का, इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको लेके बहुत वरिड नहीं होना। ये तो जेई वाले बच्चे करते हैं, वो दोनों मीडियम में डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर एडवांस में चीजें रहती हैं, ठीक है। इसको कुछ एल्डोल, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लो आप। देखो डाउट हो रहे हैं, which reagent can be used to distinguish between glucose and fructose? देखो सर सुपर क्वेश्चन, दैट द अल्टीमेट क्वेश्चन, ये अल्टीमेट, ये बेस्ट क्वेश्चन है देखो जो सो फार मुझसे पूछा गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं, तो बताएगा मुझे ऐसा कोई रिएजेंट? टॉलरेंस इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सुनो एक मिनट। अच्छा वाइस टॉलरेंस आप बताओ। क्योंकि टॉलरेंस रीजन सिर्फ एल्डिहाइड के साथ करते हैं। गलत गलत ग्लूकोज गलत गलत मैडम, सुनिए एक मिनट, एल्डिहाइड। सब बच्चों को यही बताओ कि टॉलरेंस ना एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। टॉलरेंस ना, आपको मैं क्लियर कर दूं, टॉलरेंस 6 प्लेसेस पे रिएक्ट करता है, सरप्राइज। टॉलरेंस पता है कहाँ कहाँ रिएक्ट करता है, देखो बताऊं मैं आपको, बताओ एक सेकंड। टॉलरेंस एल्डिहाइड से करता है, नो डाउट। टॉलरेंस फॉर्मिक एसिड से भी करता है, बिकॉज फॉर्मिक एसिड कैन आल्सो बिहेव एज एन एल्डिहाइड, रिमेंबर। टॉलरेंस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ भी करता है, एंड फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, फ्रक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ऑब्वियसली फ्रक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये पूरी होता है, आपने पहली बार सुना ना, इट्स अ होल केमिस्ट्री, पूरी डिटेल है इनकी। अब तो टाइम वेस्ट करने को फायदा नहीं है, शॉर्टकट मानेंगे। एल टॉलरेंस यहाँ पे भी रिएक्ट करता है, यहाँ पे भी करता है, यहाँ पे भी करता है, और बताऊं, हेमी एसिटल्स में वर्क करता है, हेमी एसिटल्स। क्या होता है हेमी एसिटल? जैम एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी। और बताऊं, वनाइन सिस्टम भी वर्क करता है, वनाइन, और एक नाइट्रोसो भी वर्क करता है। टॉलरेंस ना, टॉलरेंस इनफैक्ट, सॉरी हाइड्रोक्सिलामाइन, टॉलरेंस 6 जगह काम करता है, देखो आपके सामने। और एक मिनट रुक जाओ, अभी क्वेश्चन भी मैं लिखने का टाइम दूंगा। फ्रक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, सो टॉलरेंस कैन नॉट वर्क। टॉलरेंस इसके साथ ही बनाएगा सिल्वर मिरर, इससे बना देगा सिल्वर मिरर। देखो आपकी तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे एक ही आंसर है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्ट कर ही नहीं सकता। अच्छा बताओ टॉलरेंस में कौन सा मीडियम होता है? बेसिक। आपने कभी एक चीज सुनी है, थ्योरी पढ़ी है, द फ्रक्टोज बिकम्स ग्लूकोज इन बेसिक मीडियम, सुना कभी आपने? फ्रक्टोज ग्लूकोज बन जाता है, देखो आपको फ्रक्टोज दिख रहा है, टॉलरेंस के पास बेसिक मीडियम है ना, वो इसको ग्लूकोज बना देगा, तब वो आराम से रिएक्ट कर लेगा, दैट इज इंटरेस्टिंग। लेकिन ब्रोमीन वाटर के पास कौन सा मीडियम है? एसिडिक, वो नहीं बनाएगा इसको फ्रक्टोज ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज का फ्रक्टोज रहेगा, इसलिए ब्रोमीन वाटर यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा। ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको नहीं। आप इस लाइन को लिख लो समवेयर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। द ब्रोमीन वाटर इज द ओनली रिएजेंट which can make a distinction between glucose and fructose. Bromine water is the only reagent which can distinguish between glucose and fructose. Bromine water is the only reagent which can distinguish between glucose and fructose. It's a very, very important point. Yes, sir. Okay. अच्छे से आना चाहिए, अल्टीमेट पॉइंट है ये।
अकेला रिएजेंट है जो सिर्फ डिस्टिंक्शन करेगा। और एक बात और है, ड्यू टूवर्ड्स एसिडिक नेचर, ये भी लिखो, ड्यू टूवर्ड्स एसिडिक नेचर। इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? एसिडिक नेचर। टॉलरेंस तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। टॉलरेंस देखो 6 प्लेसेस पे काम करता है। 6 प्लेसेस। ये सोफा और बताइए, और कोई पॉइंट? यस देखो, इस पेज पे ये वाले दो क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला। देखो इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन होना हो रही है। ये सब चीजें देखो बहुत आपको इनके लिए एडवांस थ्योरीज चाहिए। The sodium tertiary butoxide, that is sodium tertiary butoxide, A कंपाउंड, और A का कर रहे हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आस्किंग हियर व्हाट इज B फाइनली। देखो अब सुनो एक मिनट यहाँ से, आपको पता है सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड यहाँ पे क्या करने वाला है? एफ को, और वहां खुद जाके बैठ जाए। सॉरी, दैट इज वेरी वेरी बल्की। ये बहुत बल्की है। पता, बल्की स्पेशीज एक वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बट दे बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपने कभी सुना है कि एक रिएक्शन अगर SN2 हो रही है, इट कैन बिकम E2 अगर स्टीरिक फैक्टर बढ़ता रहता है? आपने कभी विलियमसन रिएक्शन पढ़ी? विलियमसन रिएक्शन की क्या खास बात है? वो SN2 रिएक्शन है। विलियमसन में मना करते हैं ना कभी उसमें 3 डिग्री हैलाइड यूज करो, ना कभी 2 डिग्री। क्यों? रिएक्शन बिकम्स E2 बिकॉज जैसे स्टीरिक फैक्टर बढ़ता है ना, रिएक्शन टर्न्स एलिमिनेशन। अब देखो जैसे ये इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ये सोचेगा कि मैं इस कार्बन पे अटैक कर दूं, ये अपना डिसीजन चेंज करेगा बिकॉज इस कार्बन के अराउंड हिंड्रेंस है। ओके, इट विल बिहेव एज अ बेस। इससे हिंट भी मिल रहा था हमें कैसे। आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ये क्या करता है? ये तो वाटर का एडिक्शन करता है अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कोनी कैप्सूल इन एल्कीन्स। इसका मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन होना था। और एक बात और है, देखो अब आपको एक बात नहीं मालूम होगी, जब ये एलिमिनेशन करेगा ना, ये यहां से H निकालेगा, यहां से H, बिकॉज ये बहुत बल्की है। बड़ा कभी हमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, सेटजेफ एंड हॉफमैन। इट विल क्रिएट हॉफमैन एलिमिनेशन। जो बहुत बल्की बेस होता है ना, वो साइड प्रेफर करता है जिस कार्बन के पास H ज्यादा कम लगे होते हैं, सॉरी ज्यादा लगे होते हैं। ये वाली साइड, इस साइड को प्रेफर नहीं करेगा। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन इसके पास तो क्राउड है ना, ये लेस हिंडर्ड साइड प्रेफर करेगा। देखो अब ये जो एल्कीन बनेगी, ये वाली बनेगी, इसे कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। एक सेटजेफ एलिमिनेशन होता है, सेटजेफ में उल्टा होता है, जिस कार्बन के पास H कम होते हैं वहां से निकालना होता है। इसमें उस कार्बन से को प्रेफरेंस पे H ज्यादा थे, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन। अब आगे का सिंपल है, आगे वाटर एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कोनी कैप्सूल अब तो कर दोगे। लेकिन ये देखिए, अब ये पहला स्टेप भी ना बताऊं मेरे हिसाब से तो आने की होप ही नहीं है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ नीट बेसिकली है, लेकिन फिर भी बल्कि बेस को लेके आप अटेंटिव रहना। अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। यहाँ पे नहीं अटैक करेगा, यहाँ का अटैक करना प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन करेगा। या ठीक है, इट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन, नो डाउट। ये कर लेना आप। एक और देखो प्रॉब्लम है, वन मोर क्वेश्चन नाउ ये। देखो इसमें ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। हमें बॉन्ड लेंथ पता लगानी है, स्मॉलेस्ट ये वाली कहाँ है। आपको पता है, देखो एक मिनट, आपने कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक वर्डिंग पढ़ी है, सिनर्जिक बॉन्डिंग? इस लिगेंड के बारे में सुना होगा, द स्पेशल लिगेंड इन केमिस्ट्री, इट डोनेट पेयर एज वेल एज एक्सेप्ट द पेयर। जो ये पेयर एक्सेप्ट करता है, इट गोज इन इट्स एंटी बॉन्डिंग, सो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। दिस अ क्वेश्चन।
और आपको पता है, देखो, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट बॉन्ड यस सर। स्मॉलेस्ट बॉन्ड मीन्स बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। तभी हो पाएगा जब ये वाली बॉन्डिंग क्या होगी, बहुत ओवर, बहुत वीक होगी। Yes. करेक्ट। अब बहुत वीक होने में कौन सी मेटल हो सकती है, देखो मेरे पास ऑप्शन है। एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है। एक ऑप्शन है ये वाला कॉम्प्लेक्स है। एक ऑप्शन है ये वाला कॉम्प्लेक्स है। और एक ऑप्शन और है, उसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स है। अब बताओ सबसे वीक बॉन्डिंग कौन बनाएगा वैल्यू, ये वाला केस। लेकिन मैग्नीज के पास पहले ही पॉजिटिव स्टेट है। अब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में प्रॉब्लम आएगी, देना पसंद नहीं करेगा। दैट्स अ पॉइंट है, नेचुरली नेचुरली। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ये देगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज। मुझे ये नहीं समझ आया इसको करना कैसे है। यही फंडा था, आपको देखना था कि इस बॉन्ड की परफॉर्मेंस कहाँ अच्छी है, कहाँ बेकार है। Yes. बस इस बॉन्ड की परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। और आपने कभी सुना है, जो ये लाइगेंड होता है ना, इसकी क्वालिटी और है। ये दो ऐसे लाइगेंड है, दो या एक और ले लेते हैं। ये बॉन्डिंग ही तब करते हैं जब मेटल अपनी जीरो स्टेट में होती है या नेगेटिव स्टेट में होती है। क्यों? क्योंकि इनको पेयर वापस लेना होता है। तो ये चाहते हैं मेटल जीरो या फिर नेगेटिव, जिससे पेयर दे सके। दैट्स द पॉइंट। ये एनसीईआरटी में साफ लिखी लाइन। ओके, डिफरेंट थिंग। ये हो रही है। और पूछे जो पूछना है, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बना आगे देखें। इसको भी इसमें भी क्या करना था और एक ये वाला। इसमें ये पूछा हुआ है कि देखो ये तो एक चैप्टर होता है सरफेस केमिस्ट्री, अच्छा इस साइड उससे लिंक है। देखो थोड़ा सा ना आपको भी, आपको एक चीज नोटिस करिए, एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में। यस सर। आपको याद है क्लास 11 में एक चैप्टर था ऑर्गेनिक को लेके ना, जिसमें वो डूमास मेथड, जल्डास मेथड, कैरियस मेथड, वो किया आपने? ये सर की है मैंने करिए, उसको रिवाइज करिए आप लोग। उसके डाउट लेकर आइए, उस चैप्टर से पक्का 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100% रिली। और थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल वर्क भी आपके सिलेबस में है। सोल वाला डिस्कशन थोड़ा बहुत है, मेरे को याद है, सोल का डिस्कशन है। आप सिलेबस देखो एक बार नीट का, हाँ ये उसमें है ही चीजें ना। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड पार्ट है ना। जैसे पूछा मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर फॉर द कोएगुलेशन ऑफ दिस सोल। अब पहले इस सोल पे चार्ज कर, चलो मैं ये कराता हूँ, थ्योरी कराता हूँ, पता लग रहा है क्या क्या वीकनेसेस हैं आपकी। और बताइए क्या पूछना है, ये साइड में एक क्वेश्चन है। ये वाला। हाँ अब देखो इसमें आपको एक रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो ये अपने आप हो जाएगा। आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है, आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया। पहले कंपाउंड ए फॉर्म होता है, ए फॉर्म होता है। ए को रिएक्ट करवाया आपने पर्टिकुलरली सोडियम के साथ, वन इक्विवेलेंट। ऐसा करने से कंपाउंड बी फॉर्म होता है। बी को रिएक्ट कराया आपने CH3Cl क्लोरोमीथेन के साथ, इनफैक्ट सी फॉर्म होता है। और सी की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब से कर रहे हैं, डी फॉर्म। व्हाट इज डी, दे आर आस्किंग। डी क्या है? मैंने भी बस डी देख के बेंजीन कर देखते हैं अभी ना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, अभी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों की रिएक्शन से पता कौन सी गैस बनती है, एसिटाइलिन। आपको मालूम हो शायद, बिकॉज कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर ही होता है। ये पानी के पास जाएगा, पानी में से एक्टिव एच को पुल करके क्या बना देगा, एसिटाइलिन। और बस वो ऐसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इससे बनी होगी। लेकिन आगे क्या होगा, दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब ये एसिटाइलिन बनेगी ना, सोडियम क्या करेगा, इसके दोनों एच डिस्प्लेस कर देगा। एक्टिव एच है ना, हाँ हाँ दोनों को कर दो, या आप एक भी कर सकते हो। ओके। सोडियम आराम से कर देगा। अभी एक को करते हैं, एक करने से आपका रिजल्ट ये वाला आ गया। अब इन दोनों की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ बन जाती है प्रोपाइन। प्रोपाइन, आप प्रोपाइन के साथ ये रिएक्शन करवा रहे हो, बेंजीन नहीं बनेगी। यू विल गेट 135। हाँ, थ्री जगह। ये वाला रिजल्ट आपका है। तो हमारी आपने जल्दबाजी में बेंजीन कर दिया होगा, बिकॉज रिजल्ट, हाँ नहीं, बट ये बीच के रिजल्ट से पूरा चेंज कर दिया ना। आंसर इज व्हाट, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। आगे समझ, और कुछ चीज इस तरह, और कुछ कोई और कंफ्यूजन हो बताओ। करिए, देखिए जितना रिवीजन कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद एल्किलाइन। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, मैं से बता रहा हूँ, टोटल मगिंग है ये।
शेयर रटने वाली केमिस्ट्री आप इस पे ध्यान मत दो, ये वाला एनसीईआरटी में है नहीं। कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट है। हाँ देखो, दिस कैन बी गुड क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्वेश्चन की समरी बना रहा हूँ, देखिए फिर ट्राई करते हैं। एक एल्कीन है हम लोग के पास, उस एल्कीन का ना ओजोनोलिसिस हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एक एल्कीन है ये, एल्कीन आपने इसका किया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। चलो ओजोनोलिसिस करने के बाद ना यहाँ पे दो कंपाउंड बनते हैं, बी एंड सी। जो बी है ना, और रिएक्शन में डाइल्यूट एल्कली followed by hitting gives 2-methyl pentoenol, 2-methyl pentoenol। ये अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है फिर ये तो समझ गए थे। बताता हूँ अभी। और सी की रिएक्शन हो रही है कंसिडर्ड अल्कली के साथ। ये पता क्या बनाता है? मिथेनॉल एंड मिथेनॉल डायन। अब देखो देखो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आस्किंग वेयर द एल्कीन इज। देखो ये रिएक्शन मालूम है कि देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ना, तो स्ट्रक्चर आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हिंट करेगा। देखो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग हिंट है, ये पता कौन है? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, 100% एल्डोल रिएक्शन हो रही है और इसके पास अल्फा एच है, कंफर्म अल्फा एच है। एल्डिहाइड भी है इस एल्कीन के, इसके पास अल्फा एच है। और जो ये रिएक्शन है ये कैनिजारो है। कैनिजारो, कैनिजारो में अल्फा एच नहीं होता, कैनिजारो में कंपाउंड अपने को डिस्प्रोपोर्शनेट करता है टू एल्कोहल एसिड। ये कैनिजारो है, इसमें अल्फा एच नहीं है। इस एल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है, इस एल्डिहाइड में अल्फा एच है। गॉट इट? बस अब आपके पास एल्कीन के चार ऑप्शन आप ढूंढ लो। जो लगा एक उसमें जो है एक में अल्फा एच होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। दिस इज ओनली द केस ऑफ सेकंड। सेकंड है सिर्फ। देखो आप सेकंड में यहाँ से कट करोगे ना, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, उसमें अल्फा एच नहीं होता, यहाँ बनेगा एड्रेस में अल्फा एच होता है। और कोई ऐसे नहीं। करना था। हाँ नेचुरली आप पता लगा सकते हो ना, और फिर चाहे एल्डोल करा के देख भी लो, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा उससे। ओके, ये अप्रोच थी। एल्डोल एंड कैनिजारो का कॉम्बिनेशन था इसके अंदर। सर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें XCF4 है। कोई बात नहीं, HCF4 की शेप निकाल सकते हैं। देखो केमिकल बॉन्डिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो इस मोलिक्यूल की शेप निकालनी है। कोई देखो इस मोलिक्यूल की शेप निकाल के दिखाता हूँ मैं। HCF4 जिनन टेट्राफ्लोराइड बोलते हैं इसको। देखो इसकी शेप कैसे निकालोगे? यू नो जिनन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। ये 4 बार पहले फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ले। ऐसे करने से इसका हाइब्रिडाइजेशन पता क्या आता है? sp3d2 या 6 पेयर ऑफ ज्योमेट्री मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल। और आपको ये पता होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो आ रही है टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये लोन पेयर को बिल्कुल अपोजिट रखेगा, इसको अपोजिट। वो 90 डिग्री और वो टीबीपी होती है ज्योमेट्री, ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में तो बिल्कुल अपोजिट बैठना है, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री। चाहे यहाँ बैठा दो, चाहे यहाँ बैठा दो, चाहे यहाँ बैठा दो, ये सब समझ गए। कहीं भी। वो जो आप इक्वाटोरियल वगैरह कह रहे हो वो टीबीपी ज्योमेट्री है। पता है इसकी शेप क्या बैठी? स्क्वायर प्लेन। अच्छा स्क्वायर में हाँ सिंपल है। हाँ स्क्वायर प्लेनर, वेरी इजी। कुछ है ही नहीं इसका। नहीं वो ज्योमेट्री होती है, अगर टीबीपी जैसे मैं क्या सिखाता हूँ, अब सी आपको, अगर आप इसको स्टडी करोगे, इसमें ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, ज्योमेट्री बनेगी टीबीपी। इसके साथ प्रॉब्लम आएगी लोन पे कहाँ जाए, ये जाएंगे इक्वाटोरियल और ये ऐसे बैठेगा शेप, इसको लीनियर, इसमें लीनियर आती है। HCF4 तो 100% स्क्वायर है। बोलो फाइनल। और कोई चीज, और कोई ऐसा पॉइंट, और कोई? देखो 90 में क्या हो रहा है, जैसे न्यूमेरिकल है। आपका रेजिडेंस कहाँ है? आप कहाँ रहते हो सहारनपुर? आप कहाँ रहते हो आप? और आप कहाँ रहते हो? दिल्ली रोड पे कहाँ? देखो हम लोग के पास ना ये कुछ कंपाउंड्स हैं और हमें इनके कोरिस्पॉन्डिंग मोल्स निकालने हैं। मोल्स सर 90 क्वेश्चन करो 98 करो, 90 करो, 9 90। यस ओके 90 देख लेते हैं।
90 में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर of pure liquid toluene and benzene chloroform जैसे है, which liquid is having high boiling point. देखिए, जिसका वेपर प्रेशर सबसे हाई होगा ना, नेचुरली उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। बिकॉज हाई वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, वो अपना वेपर प्रेशर इजिली एटमोस्फियर प्रेशर के इक्वल कर देगा, ज्यादा हीटिंग की नीड नहीं होगी। पेट्रोल पेट्रोल जल्दी क्यों उड़ता है, बिकॉज ऑफ हाई वेपर प्रेशर। पानी क्यों देर लग रही है, बिकॉज ऑफ लो वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर हाई है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो। जैसे आपने बोला ना, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका सबसे कम वेपर प्रेशर 60 वाला, 60 का मतलब टॉलिंग। इज इट क्लियर? 60 का मतलब टॉलिंग। और बताइए। Such a reason, the rate flow for any reaction can be predicted by the merely looking at the balanced chemical equation. Impossible. क्या आप इक्वेशन देख के उसका रेट लो निकाल सकते हो? रेट लो के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, ऑर्डर चाहिए होते हैं। assertion इज रॉन्ग। रीजन, in the rate law, exponents of the concentration terms are derived from the experiment data. बिल्कुल सही बात है। तो जो पावर्स निकाली जाती है ना, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से तो आती है। ये जो पावर होती है, इनको इनफैक्ट नो दिस पावर्स आर कॉल्ड ऑर्डर। Yes, sir. एक्चुअली assertion is wrong, reason is correct. Impossible. आप रिएक्शन देख के रेट लो नहीं बता सकते। जैसे हमारे से कोई स्टूडेंट पढ़ने हैं, हम कह दें कि उसको इतनी केमिस्ट्री आती है, इतनी फिजिक्स, इसका टेस्ट लेना पड़ेगा हमें। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन मैम। आपके पास दो सल्फ्यूरिक एसिड है, एक डाइल्यूट एक कंसंट्रेटेड। आप इनके इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी क्या रिजल्ट बने? देखो, बहुत ही सरप्राइज केस है ये, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। Sir, आपने हिसाब से आ सकते हो, ये एनसीईआरटी में डिस्कस है समझे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपने कभी चीज सुनी है, इलेक्ट्रोलिसिस में मैटर करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, इफ यू नो, एंड डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन टू। यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग अलग है। yes, sir. अब देखो मैं करके दिखा, आप इसमें करंट पास करोगे इसके आयंस में, इट इज ब्रोकन इनटू आयंस। ऐसे करना पड़ेगा, डाइल्यूट है ना, ये आयन कैथोड में जाएगा। देखो ये जाए या फिर वाटर जाए, डजंट मैटर यार, ये भी जाएगा, इसके रिडक्शन से हाइड्रोजन बनेगी, और वाटर से रिडक्शन से क्या बनती है, हाइड्रोजन। सेफ। एनोड पे ये जाएगा या वाटर जाएगा, इस बात को लेकर डिस्प्यूट होगा। वाटर पहले जाएगा क्योंकि वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, और वाटर की ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन। देखो ये रिजल्ट तो आ रहे हैं कैथोड एनोड के। देखो, चाहे कैथोड पे H+ आयन जाए या वाटर जाए, डजंट मैटर, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। दोनों के रिडक्शन से हाइड्रोजन बनती है। एनोड पे ये जाए या फिर वाटर जाए, यहां लड़ाई होगी। वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, फिर वाटर पहले जाके ऑक्सीजन गैस बना लेगा। Yes. अब देखो ये है केस, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, कंसंट्रेटेड। ये ऐसे ब्रेक होता है, ये ऐसे ब्रेक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 2H+ निकाल नहीं सकता, बिकॉज वाटर यहाँ बहुत शॉर्ट है। बिकॉज एसिड कैसे है, कंसंट्रेटेड, पानी की शॉर्टेज है। ये कैथोड पे गया तो ये तो हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, चाहे पानी जाए यही बनेगा। इस बार एनोड पे ये जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, बिकॉज वाटर आपने शॉर्ट कर रखा है, उसका अमाउंट कम है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है। देखो ये बहुत टेढ़ा टॉपिक है, बहुत डेंजरस। अब दिखाओ एनसीईआरटी, मैं भी रिजल्ट लिख के दिखाता हूँ। देखो ये D1 है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, रैंक डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं, हर एक बच्चा कर ही नहीं पाए। लेकिन अगर आप करके जाएं, अभी भी टाइम है आपके पास, यू कैन बी विनर। देखो ये रहा, दिस इज गिवन है, एनसीईआरटी क्लियरली गिवन। पता है इस बार क्या हुआ, ये पूछेगा, पहले अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज होने के बाद जो उसका रेडिकल बनेगा, एक और HSO4 से मिलकर क्या बना देगा, H2SO8। H2SO8 इसको बोलते हैं परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, आल्सो मार्शल्स एसिड। अगर आप इसको निकाल देंगे ना, तो ये वाला आयन काउंट कर सकती है। देखो मैच करके, इज इट क्लियर? Yes. बोलो आया कुछ समझ? Yes, sir. बहुत करने गई अपनी आप, इसकी पिक ले लो आप, इसे घर पे सोचना। एक चीज थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, इट्स डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लोअर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस सेंटेंस को लिख लो। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये तो मतलब
ये ना डेटा बेस्ड होती है, इससे कॉपी कर लो अच्छे से। ग्रेट क्वेश्चन देखो। डेट 26 हो गई है ना, यस 4th में एग्जाम है, मिस नेक्स्ट संडे बस है ना, तो आ रही है अभी भी 8 days है। और 10 दिन चौक पे रहते हो आप दिल्ली को, दिन वहां पे रहते हो खाना लम पूरा, सभी तो वहीं रहते हैं। अरे, हाँ रेडिकल दोनों है ना, रेडिकल रेडिकल बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बना देंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, फ्री रेडिकल। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, this, समझ गई। ये एक और से शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, लाइक दिस। डन हो गया आई थिंक सो। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है, ग्रेट क्वेश्चन नाउ। आप पहले कभी बुक्स वगैरह करते तो बहुत इजी रहता, उस टाइम प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी का बड़ा वो रहता फिर। कुछ ही चैप्टर तो करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हमारी क्लासेस के साथ ये जो जोग है कि बच्चे प्रॉब्लम्स बहुत कम करते हैं, और अल्टीमेटली लड़ाई होती है वो प्रॉब्लम करने की। नोट्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है कॉपी कर लिया। देखो जैसे ये केमेनोफोर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम, है ना, सॉल्ट कितना बड़ा? पूरा सॉल्ट डजंट मैटर, ऐसा डबल सॉल्ट हम्म, और टू वरी है। अब इसमें पूछा है कि जस्ट मोमेंट द मोल्स ऑफ केमेनोफोर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 mole ऑफ दिस इन एसिडिक मीडियम, इसका एक मोल है, कह रहे कितने मोल चाहिए केमेनोफोर के। देखो आप केमेनोफोर अपनी में पता है ना आपको, मैग्नीज अपनी स्टेट +7 से +2 का लेते हैं, इट्स एन फैक्टर इसका ये। अब केमेनोफोर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, दीज आर ऑक्सलेट, दे ऑल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट जस्ट। इक्वल्स करेंगे। अब इसका एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, +3 और यहाँ हो रहा है +4, +3 से +4 1 का चेंज, बट दे आर 4 कार्बन एटम, 4 का चेंज, हेंस एन फैक्टर इज 4। Carbon is here +3, in this case +4, change of 1, but we have 4 carbon atom, 2 from A or 2 from A, तो पूरे कंपाउंड में 4 का चेंज हुआ है, एन फैक्टर इज 4। एन फैक्टर रेशियो रेसिप्रोकल मोल्स रेशियो, तो यहाँ पे बैलेंस करने में 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, 5 के साथ 5 मोल के लिए इसके 4 मोल, 1 मोल के लिए 4/5। देखो बैलेंस करने का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आंसर से बस वही वही ऑक्सिलेट वाला केस ध्यान रखना ना, CO2 बन गई, बस और कुछ बताइए। the nature of curve of inosine and case. देखो आपने नस्ट इक्वेशन सीखी, Yes, sir. the nest equation is equal to cell -0.059 log 2। मालूम है क्या होता है जब सेल के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना, इक्विलिब्रियम पे ये फैक्टर 0 बन जाता है, और ये जो होता है ना, Q becomes K, Q becomes K। अब इनके बीच में ग्राफ आपने बनाया, y is equal to mx will be a straight line passing through origin, positive slope। Straight line yes answer, but जो है तो चेंज होता रहेगा ना। नहीं ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में फिक्स है ना, कोई तो रिएक्शन आप लोगे उसका एंड फिक्स होगा, मैंने सोचा एंटी वैल्यू लगता है 0 फिक्स है ना, तो n can be 1, can be 2, can be 3, depend upon the reaction, but that is fixed throughout the reaction। तो ये actually rho is constant for the reaction। ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल्स ये भी अब कांस्टेंट हो गए बिकॉज इक्विलिब्रियम मेंटेन्स, अदरवाइज दीज टू आर वेरिएबल्स। तो फिर ग्राफ इज y is equal to mx बनेगा। Glutenone can be transformed into ग्लूटेनोइक एसिड वेरी सिंपल, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन तो करना है। सर इसमें ऑप्शन है ये वही तो है। अब आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो, डाइबोरिन नहीं करेगा,
अमोनिकस टॉलरेंस कर देगा। टॉलरेंस जोन्स रिएजेंट जो होता है वो ये लिखा ना एनहाइड्रस, जोन्स रिएजेंट ये होता है, दैट्स अ जोन्स रिएजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस नॉट एनहाइड्रस, इट इज विद एसिडिक मीडियम। एनहाइड्रस होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है, आपको करना है एल्डिहाइड को एसिड। तो ये जो एनहाइड्रस वाला तो चलेगा ही नहीं, एनहाइड्रस या वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है, रिमेंबर। पीसीसी भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है। ये जो ये ना टॉलरेंस, ये एल्डिहाइड को एसिड में करता है। और पहले बार तो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो एसिड को अल्कोहल में नेचुरली 20 आंसर है। बस अभी इतना करें डाउट्स के लिए। देखो एक मिनट अभी, अब पूछना है कुछ और, इसके स्टॉप कर